Hello everyone. As you know, we are on the fourth unit of Contract Act, right? Let's start. So last class में हमने this part obligation to perform and by whom the contract will perform ये वाला complete किया था हमने. ये वाला जो पार्ट है हमने पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट की जो फोर्थ यूनिट है इसको ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है. राइट, फर्स्ट पार्ट आपका 37 to 45 सेक्शंस तक है. सो ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. आज की क्लास में वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट योर 47 to 50 एंड 51 to 58 ये वाले सेक्शंस कवर करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद हमारा फोर्थ पोर्शन होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59 to 61 सेक्शन. देन आपका फिफ्थ पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट विच डिड नॉट बी परफॉर्म, दैट विल बी 62 to 63, दो ही सेक्शंस हैं. देन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 64 to 67. तो अगर टोटल मिला के देखें हमारे पास 37 to 67 सेक्शन है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट नंबर 4 में आते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पर प्रॉमिस पे. उससे पहले 47 to 50 सेक्शन को कंप्लीट करना है. उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा लास्ट क्लास में रह गया था, सक्सेशन एंड असाइनमेंट, उसको कंप्लीट कर लेते हैं. आई थिंक लास्ट क्लास में हमें जो जो हमने किया था वो सबको क्लियर हुआ है. सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट. राइट, इसका कोई सेक्शन नहीं है, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. ये हमारे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, सक्सेशन एंड असाइनमेंट में डिफरेंस क्या है. अगर सक्सेशन एंड असाइनमेंट के डिफरेंस की बात करें, राइट, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है ये जरा सा देख लेते हैं. हाँ जी, सक्सेशन. सो सक्सेशन होता क्या है, असाइनमेंट होता क्या है, दोनों में एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या ट्रांसफर की जा सकती है. सक्सेशन का मतलब क्या है, जब हमें किसी को भी अपने पेरेंटल या यू कैन से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है तो हम कहते हैं कि ये सक्सेशन हुआ है. राइट, सक्सेशन का मतलब ही क्या होता है, जब कोई चीज ट्रांसफर या ट्रांसमिट होती है. ट्रांसमिट चीज ऑटोमेटिकली होती है, आफ्टर द डेथ होती है. ट्रांसफर वो चीज होती है जब आप अपनी मर्जी से करते हैं. तो सक्सेशन को आप बोल सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन है. राइट, असाइनमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफर है. तो इसको एक थोड़ा सा हमने ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के नाम से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. यस, हाँ जी, सक्सेशन में हम ये चीज बोल सकते हैं कि कोई अपनी मर्जी से भी, जब हम अपनी मर्जी से अपनी विल लिख के जाते हैं, राइट, मेरी डेथ होने से पहले मैं अपनी विल लिख के चली गई हूँ, ठीक है, तो वो मैंने चीज को ट्रांसफर करने का राइट दिया है, ट्रांसफर होगी. लेकिन आफ्टर माय डेथ तो वो ट्रांसमिशन ही होगा. लेकिन हाँ, सक्सेशन में आप विल लिख के चले जाते हो तो ट्रांसमिशन से पहले आपने ट्रांसफर का राइट दे दिया है. बट अगर एक्चुअल में ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस में डालना हो, या सक्सेशन और असाइनमेंट को ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के हिसाब से डिवाइड करना हो, तो वी कैन से कि असाइनमेंट आपका ट्रांसफर होता है और सक्सेशन आपका ट्रांसमिशन होता है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब इस ट्रांसमिशन या इस ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, सक्सेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है. राइट, हाँ जी, सक्सेशन और असाइनमेंट में जो डिफरेंस है, हाँ जी, सक्सेशन और असाइनमेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सक्सेशन में हमारी राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होती हैं और असाइनमेंट में सिर्फ हमारे राइट्स ही ट्रांसफर होते हैं. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. राइट, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा एक बार देखते हैं. जस्ट अ मिनट. राइट, हाँ जी, सक्सेशन एंड असाइनमेंट, इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली एक बार डिजाइन कर लेते हैं. इसके ऊपर थोड़े से डायग्राम या एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि हमें प्रॉपर्ली समझ में आ जाए सक्सेशन और असाइनमेंट में डिफरेंस क्या है. हमने अभी अभी बोला सक्सेशन क्या होता है जी, इसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन. राइट, ट्रांसमिशन कोई अपने आप से नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांसमिशन होता ही आफ्टर डेथ है. राइट, डेथ के बाद ही होना है. तो डेथ के बाद, मेरी डेथ के बाद क्या होने वाला है, मैं हाउ कैन आई डिसाइड. राइट, तो वो ट्रांसमिशन, जब प्रॉपर्टी ट्रांसमिट होती है तो वो सक्सेशन के थ्रू होती है, सक्सेशन के अकॉर्डिंग होती है. देन ट्रांसफर क्या होता है, मेरी प्रॉपर्टी किस किस को मुझे ट्रांसफर करनी है ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ. ठीक है,
ट्रांसफर हम अलाइव होते हुए करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, ट्रांसमिशन अपनी मर्जी से नहीं होता है, आफ्टर डेथ होता है। तो इसी तरह से अब हम सक्सेशन को डिफाइन कर लेते हैं। सक्सेशन क्या है जी? जब हमें कोई प्रॉपर्टी अपने बाप दादाओं से मिलती है, अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, वो हम सक्सेशन बोलते हैं। सक्सेशन में हम एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, सक्सेशन में आपके राइट्स प्लस लायबिलिटीज दोनों ही सक्सीड हो जाती हैं, दोनों ही ट्रांसमिट हो जाती हैं। असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे राइट ही ट्रांसफर होते हैं। क्या बोला है हमने? असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ राइट ही ट्रांसफर होता है। कैसे? नाउ द क्वेश्चन राइज मैम, कैसे होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वन पर्सन मिस्टर ए, ठीक है, उनके पास कुछ उनकी एसेट्स थी, कुछ लायबिलिटीज थी। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है? आई थिंक ये सब चीज, ये सब बच्चों को क्लियर है अभी तक। ओके, एसेट्स है उनके पास 1 CR की उनके पास एसेट्स हैं, लेकिन उनके पास जो लायबिलिटीज हैं वो 1,10,00,000 की है, राइट? हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.1 CR, या इसको और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारी एसेट्स हैं उनकी 50,000 की, राइट, और लायबिलिटीज है 60,000 रुपीज की। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मिस्टर ए की डेथ हुई है, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, अब उनका सन है, ए सन मिस्टर डी, राइट, उसको अपने फादर की एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों मिलने वाली है, राइट। एसेट्स कितनी मिलने वाली है? 50,000 मिलने वाली है, ठीक है जी। लायबिलिटीज कितने मिलने वाली हैं? यस, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, लायबिलिटीज कितने मिलने वाली हैं? लायबिलिटीज यहाँ पे ट्रांसफर तो होती हैं, बट टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स ही ट्रांसफर होती हैं। यहाँ पे उसको लायबिलिटीज जो पे ऑफ करनी होंगी, वो कितनी पे ऑफ करनी होंगी? सिर्फ और सिर्फ 50,000 पे करना होगा, राइट। उसको यहाँ पे लायबिलिटीज सिर्फ 50,000 ही पे करनी है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज जो उसकी ट्रांसफर हो रही हैं अपने फादर से, वो 50 ही है। यहाँ पे प्लस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 50 उसने अपने फादर की प्रॉपर्टी में से लिए हैं, और 50 ही उसने यहाँ पे अपने फादर की लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया है। सो यू कैन से जितनी एसेट्स थी उतनी ही लायबिलिटीज हो गई जी, बात खत्म। 10,000 उसको, अब 10,000 जो रिमेनिंग है उसको अपनी पॉकेट में से नहीं पे करना। अगर इवन दो वो जो पर्सन है मिस्टर डी, ही इज अर्निंग वेल, ठीक है, ही इज IT मैनेजर, ही इज अर्निंग वेल, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है वो पर्सन, इवन देन आपको अपने फादर की प्रॉपर्टी में से ही उनकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, अपनी पॉकेट में से पे ऑफ नहीं करना है, राइट। सक्सेशन का, ट्रांसमिशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो यही है, फादर की प्रॉपर्टी में से ही हम उनकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, अपनी पॉकेट में से हम पे ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब अगर उनकी हम ये बात बोले कि उनकी एसेट्स कितनी थी, यहाँ पे हम बात कर लें ए की ही एसेट्स हैं, यहाँ पे हम बात करें 50,000 है, और लायबिलिटीज है 40,000, ठीक है जी। तो भी ये दोनों चीजें ट्रांसफर हो गई, 50,000 40,000। अब हमने जो बोला है कि लायबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लायबिलिटीज 40,000 हुई है, अब 10,000 जो एक्स्ट्रा मनी बच गया है वो उनका बेटा ले लेगा, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10,000 जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, 10,000 जो एक्स्ट्रा एसेट उसके बेटे को मिल रही है डी को, वो तो वो ले सकता है, लेकिन 10,000 एक्स्ट्रा लायबिलिटीज हैं वो डी अपनी प्रॉपर्टी या अपनी पॉकेट में से नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड एज अ सक्सेशन। ये सक्सेशन का रूल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ में फॉलो किया जाता है, राइट। एज पर द सक्सेशन एक्ट, एज पर द सक्सेशन लॉ, आपके फादर की प्रॉपर्टी का पूरा हकदार आप हैं, लायबिलिटीज भी पे ऑफ करने के हकदार हैं, लेकिन उतनी ही लायबिलिटीज आपने पे ऑफ करनी है जितनी फादर की एसेट्स हैं। फादर की एसेट से ऊपर की लायबिलिटीज आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो गई हैं, आपने पे नहीं करनी है, अपनी पॉकेट में से बिल्कुल पे ऑफ नहीं करनी है, राइट। ये है सक्सेशन। अब हम बात करें असाइनमेंट की। असाइनमेंट में क्या होता है, हम किसी को अपनी मर्जी से कोई असाइनमेंट देते हैं, ठीक है। सो उसमें वी कैन ट्रांसफर द राइट्स, बट वी कैन नॉट ट्रांसफर द लायबिलिटीज। यस, वी कैन नॉट ट्रांसफर द लायबिलिटीज। यहाँ पे लायबिलिटीज का पॉइंट ही नहीं है।
लायबिलिटीज तो यहाँ पे ट्रांसफर ही नहीं होंगी टू एनी एक्सटेंट, टू विच एक्सटेंट, कोई एक्सटेंट का मतलब ही नहीं है लायबिलिटीज जब आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वन पर्सन, कोई मुझे गिफ्ट कर रहा है या कोई मुझे कोई चीज दे रहा है, मुझे कोई मोबाइल दे रहा है, राइट। देयर इज अ वन पर्सन ए, उसको कहीं से कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, कोई भी प्रॉपर्टी मिल रही है, हाउस मिल रहा है, ठीक है जी, या उसको यहाँ पे मोबाइल मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, कोई दे रहा है, कुछ भी हो रहा है। अब ये उसका राइट है, ये उसकी एसेट है। अपनी ये एसेट को वो किसी को भी ट्रांसफर करे, मिस्टर बी को दे रहा है, अपने फ्रेंड को दे रहा है, वाइफ को दे रहा है, सन को दे रहा है, एजेंट को दे रहा है, जिस मर्जी को दो, आपका आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको, आप उस चीज को आप किसी को भी असाइन कर सकते हो अपने राइट। ओके, अगर मैं बात करूं लायबिलिटी की, ये मिस्टर ए है, उनको कुछ लोन पे ऑफ करना है, राइट, यस, उनको कुछ लोन पे ऑफ करना है। कितना लोन है उनके ऊपर? 1,00,000 रुपीज का। कौन से बैंक का है जी? पीएनबी का है। अब ये मिस्टर ए क्या चाह रहे हैं? अपने लोन का असाइनमेंट ये बी को देना चाह रहे हैं। बी क्या कहेगा? क्यों भाई, मैं तेरा लोन क्यों पे करने वाला हूँ, राइट। सो लोन लायबिलिटीज कभी भी असाइन नहीं की जा सकती। अगर यहाँ पे बोला जाए, ए कहे पीएनबी को कि मेरे बदले का लोन अभी मिस्टर बी पे करने वाली, नो, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। हाँ, अगर आप अपनी जगह बी को यहाँ पे कुछ लोन पेमेंट के लिए बोलते हो, सो देयर मस्ट बी सम कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ रीजन से बनता है, लेकिन वो असाइनमेंट नहीं होता है। आपने अपनी प्रॉपर्टी ही बी को ट्रांसफर कर दी है, जिसका कि लोन आपने कैरी किया हुआ था, दैट इज अनदर इशू, वो अनदर पॉइंट बन जाता है, वो असाइनमेंट का पॉइंट नहीं होता है। सो असाइनमेंट के लिए ये चीज प्रॉपरली आपको समझनी है। असाइनमेंट में वी कैन नॉट ट्रांसफर, we cannot assign our liability, we will transfer, we will assign only the rights, सिर्फ राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन ट्रांसमिशन में या सक्सेशन में राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर हो जाती हैं, बड़े आराम से, बड़े प्यार से दोनों चीजें ट्रांसफर होती हैं। लेकिन लायबिलिटीज कितनी ट्रांसफर होती हैं? टू द एक्सटेंट ऑफ राइट्स ओनली, व्हाट आई एम सेइंग, टू द एसेट्स ऑफ राइट्स ओनली। जितनी एसेट्स हैं उतनी ही लायबिलिटीज आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी देखिए, एक तो सिंपल सी बात है कि सक्सेशन में सक्सीड किसको किया जाता है, ट्रांसमिट किसको किया जाता है? अपने लीगल हेयर को ही करेगा ना, कोई किसी थर्ड पार्टी को तो होगा नहीं। तो थर्ड पार्टी को जब नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप जो लायबिलिटीज हैं कितनी होंगी? टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स ही होंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें असाइनमेंट में, असाइनमेंट में लायबिलिटी क्यों नहीं आई है? क्योंकि भाई वो कोई आपका लीगल हेयर नहीं है। क्यों कोई आपके बदले की लायबिलिटी लेगा? कोई नहीं लेगा आपके बदले की लायबिलिटी, राइट। यहाँ पे सक्सेशन में आपका लीगल हेयर लेगा, क्योंकि लीगल हेयर के ऊपर तो हमारे सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, राइट। सो आई थिंक सक्सेशन एंड असाइनमेंट का पूरा हमें थ्योरी समझ में आ गया है, पूरा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो गया है। यस, अगर हम अपने नोट्स में, पीडीएफ नोट्स में जो हमने इसकी थ्योरी लिखी है उसको भी अगर हम देखें, so difference between the two legal concepts, succession and assignment, may be noted carefully. When the benefits of contract are succeeded to be the process of law, then both the burden and benefits attaching to a contract may sometimes devolve on a legal heir. In the matter of succession, suppose a son succeed to the estate of his father after the death, he will be liable to pay the debts and liability of his father owned during his lifetime. But if the debts owned by his father exceeds the value of the estate inherent by the son, then he will not be called upon to pay the excess, right? यही चीज हमने अपनी वर्कशीट में की थी, डायग्राम के थ्रू हमने उसको समझा था कि फादर की प्रॉपर्टी का आप एसेट तो लोगे, लायबिलिटीज भी आपके ऊपर आती हैं, बट कितनी आती है? टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट, जितनी आपने फादर की एसेट ली है उसमें से ही लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे, उससे ज्यादा आप पे ऑफ नहीं करते हैं। इन अदर वर्ड्स, लायबिलिटीज ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम, राइट। जितनी प्रॉपर्टी उसको फादर से इनहेरिटेंस में मिली है, उतनी ही प्रॉपर्टी में से लायबिलिटीज पे ऑफ की जाएगी। अगर एक्सेस है तो वो सन ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाता है? एग्जम्प्ट हो जाता है। यहाँ पे सन लिखा है, सन एंड डॉटर बोथ। लॉ में जब भी हिज की बात की जाती है, ही की बात की जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें फीमेल भी इन्वॉल्व है।
ठीक है जी। इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट हमने क्या बोला है, हाउ एवर द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड बट नॉट द लाइबिलिटीज देयर अंडर। असाइनमेंट में आपकी लाइबिलिटीज असाइन ही नहीं होती है। दिस इज बिकॉज व्हेन द लाइबिलिटीज असाइंड अ थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व्ड देयर इन, राइट। लाइबिलिटी तभी असाइन होती है असाइनमेंट में जब थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, मतलब वो थर्ड पार्टी उसकी पार्टी है, उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है। जब तक थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है तब तक हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग विद द sections 46 to 50. These are very simple section, very general sections. टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अभी हम परफॉर्मेंस की बात करते आ रहे थे कि परफॉर्मेंस हमको करना है। अभी तक हमने थर्ड यूनिट्स तक हमने कॉन्ट्रैक्ट को बनाना सीखा है, उसके बाद अभी हम परफॉर्म करना सीखा। अभी हमने ऊपर के सेक्शंस में हमने 37 से चलते आ रहे हैं, 37 से चल के हमने 45 तक ये चीज सीख लिया है, कौन परफॉर्म करेगा, राइट। थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, वो खुद तो कर सकता ही है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, हम परफॉर्मेंस कर तो रहे हैं, क्या उसका कोई टाइम एंड प्लेस कोई डिसाइडेड है, या कोई टाइम एंड प्लेस डिसाइडेड होना चाहिए। टाइम, टाइम इज एसेंस, यहाँ पे हमने लिखा है टाइम इज मैंडेटरी, टाइम इज इसेंशियल। क्या ऐसा कोई मैटर हो सकता है, राइट, बिल्कुल। सो यहाँ पे देखिए बेटा, सेक्शंस थोड़े से ध्यान में रखिए, ठीक है। सेक्शंस जो लर्न नहीं होते हैं, बट आई थिंक कुछ कुछ सेक्शंस आप लर्न कर सकते हो, एटलीस्ट इनका जो एक यू कैन से बास्केट है या इनका एक स्पैन है वो तो लर्न कर सकते हो, सेक्शन 46 to 50, राइट। सो अगर आपके पास कोई भी टाइम का कोई क्वेश्चन आता है, सो यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज कम्स अंडर द सेक्शन नंबर 46 to 50, राइट। ये तो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन नंबर 46 क्या है, टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। जहां पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है, टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्राइस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड। जहां पे कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, वहां पे कौन सा टाइम होगा, वहां पे कौन सा टाइम होगा, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम, राइट। सो रीजनेबल टाइम क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर एग्रीमेंट में। हमारा जो है रीजनेबल टाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, दैट डिसाइड अकॉर्डिंग टू द यू कैन से सिनेरियो और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। जैसे मुझे आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, राइट। सो आपका एग्जाम है नवंबर 2020 को, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का रिजनेबल टाइम क्या है, बिफोर नवंबर 2020। अगर मैं आपका सिलेबस नवंबर 2020 के बाद में कंप्लीट कराती हूँ तो क्या इसका वैल्यू रह गया, तो क्या हुआ, वो परफॉर्मेंस विद इन अ टाइम कंप्लीट ही नहीं हुआ है, राइट। उसको हम परफॉर्म्ड की कैटेगरी में ले ही नहीं सकते, राइट। So while the term reasonable can have different interpretations, the section specified that in a circumstance of every case, हर केस में रिजनेबल जो टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन रिजनेबल टाइम, अगर हम पेरिशेबल कमोडिटी की बात करते हैं तो रिजनेबल टाइम क्या होता है, 1 डे और यू कैन से सम टाइम फ्यू आवर्स, राइट। सो रिजनेबल आवर्स क्या है, दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द नेचर ऑफ द कमोडिटी और आर्टिकल। ओके जी। 47 क्या है, टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। यहाँ पे हमने क्या किया है, टाइम स्पेसिफाई कर दिया भाई, राइट, लेकिन नो एप्लीकेशन टू बी मेड मीन्स, फॉर एग्जाम्पल पे चल लेते हैं। देखिए लॉ में एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल लॉ का यू कैन से ब्लड है, लॉ का जान है। बिना एग्जाम्पल के आप सोचें कि हम लॉ को समझ लेंगे, दिस इज नॉट इजी, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो इलस्ट्रेशन में चले, ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स एट बीज वेयरहाउस ऑन 1st of January. On that date, A brings the goods to B's warehouse, but after the usual hours of closing it. राइट, अब यहाँ पे उसने क्या हुआ था, टाइम तो स्पेसिफाई किया है बट एप्लीकेशन स्पेसिफाई नहीं किया था। कहाँ पे आना है, मतलब कितने कहाँ पे आप क्या डेट पे आना है, ठीक है, ऑन 1st जनवरी को आना है, लेकिन कहाँ कितने बजे आना है ये स्पेसिफाई नहीं किया था। बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स वो वहां पे पहुंच गया, दे आर नॉट रिसीव, वो नहीं रिसीव करेगा। मेरे घर पे मैंने कोई डिलीवरी मंगवाया है भाई, अगर आप डिलीवरी देने कोई आओगे, आप विद इन द प्रॉपर आवर्स आओगे ना, यूजुअल आवर्स आओगे, टिल 8 PM तक आओगे। कोई सामान, कोई बेड है, कोई सोफा आपने कोई डिलीवरी मंगवाया, रात को 12 बजे आके वो नॉक कर रहा है, मैम ये अपना सोफा ले लीजिए, तो वाई आई विल रिसीव दैट,
A has not performed his promise within the business hours. यहाँ पे A ने परफॉर्म नहीं किया, ये माना जाएगा. A ने परफॉर्मेंस विद इन ऑफिस आवर्स और विद इन बिजनेस आवर्स नहीं किया है, सो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ परफॉर्मेंस. यहाँ पे इसको परफॉर्मेंस ही कंसीडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है आपने किसी के घर डिलीवरी करनी है तो जब आपका मन करे तब आप जाके वहां पे डिलीवरी कर देंगे. नो, यहाँ पे हम टाइम एंड प्लेस जो डिसाइड कर रहे हैं कि आपको डिलीवरी करनी है within these sections, within these scenario, within these provisions, right? Okay. So 48 section क्या है? Application for performance of certain date to be at a proper time and place. Yes, when the promise is to be performed at a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place within the usual hours. हाँ जी, इसके ऊपर क्या हमने बोला है? The question what is the proper time and place is in the each particular case a question of a fact. यहाँ पे अगर कोई चीज डिसाइड नहीं हुई है ऑलरेडी तो वो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस कैसे डिसाइड किया जाएगा? उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा. प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी अपने आप से डिसाइड करेंगे, अपने आप से एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, राइट? अगर कोई कमोडिटी है, अगर किसी ने मेरे घर पे बेड भी चलो लेके आना है जी, मैंने डिलीवरी मंगवाई है, सो वो मुझे एटलीस्ट फोन करके पूछेंगे कि आपके घर पे मैडम हम इस चीज की डिलीवरी कर रहे हैं, आप 10 PM डिलीवरी कर रहे हैं. सो अगर ऐसा होता है देन इट इज फाइन, राइट? बट अगर मुझे कम्युनिकेट ही नहीं किया गया है और कोई डिलीवरी विदाउट कम्युनिकेशन आपके घर आ जाती है तो आपके पास राइट है उसको नॉन एक्सेप्टेंस करने का और उसको दूसरी पार्टी के बिहाफ पे हम नॉन परफॉर्मेंस मान लेंगे. पर यहाँ पे हमने बोला है विद इन द यूजुअल आवर्स और सर्टेन डेट एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस है, उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी बताया था तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करना है. ठीक है, नेक्स्ट है place for the performance of a promise where no application is to be made and no fixed price for the performance. अगर कोई भी एप्लीकेशन या फिक्स प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, ऑलरेडी डिसाइड नहीं हुआ था, कम्युनिकेशन भी उसका नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, A undertakes to deliver 1,000 bales of cotton to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place of the purpose of receiving it and must deliver to him at such price. अगर ऑलरेडी आपने कोई डिसाइड नहीं किया था लेकिन फिर भी आपको अपना जो डिलीवरी करना है वो रिजनेबल प्लेस या रिजनेबल टाइम पे होना चाहिए. रिजनेबल प्लेस क्या होता है? अगर हम किसी के घर में कोई अगर हमने 100 बेल्स ऑफ कॉटन, जैसे ये एग्जांपल है, तो 100 बेल्स ऑफ कॉटन है मींस उसका कोई ना कोई ट्रेड, वो ट्रेडर होगा, कोई ना कोई इसका ट्रेड होगा, उसका बिजनेस होगा, तो उसके बिजनेस हाउस, उसके ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस या उसके गोडाउन में डिलीवरी करेंगे ना, उसके घर पे थोड़ी करेंगे डिलीवरी, राइट? अगर किसी ने फर्नीचर मंगवाया है, अगर उसने फर्नीचर मंगवाया है, सपोज उसने ऑफिस चेयर्स मंगवाया है, राइट, उसने ऑफिस टेबल मंगवाया है, तो ऑब्वियसली उसके ऑफिस में डिलीवरी होने वाली है. अगर उसने बेड डिलीवरी मंगवाया है, बेड उसने खरीदा है, तो बेड उसके ऑफिस में थोड़ी डिलीवर करेंगे आप, बेड उसके घर में चाहिए उसको, राइट? तो ये चीजें हैं रिजनेबल प्लेस दैट अगेन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ये जो हमारे 50 तक के सेक्शन है, दीज आर वेरी जनरल सेक्शन, वेरी सिंपल सेक्शन, लेकिन फिर भी इनको 5 सेक्शंस में इन चीजों को डिवाइड किया गया है सो दैट कि इन चीजों की टेक्निकल पॉइंट्स को समझने के लिए. 50 सेक्शन कौन सा है? परफॉर्मेंस इन अ मैनर एट अ टाइम प्रिस्क्राइब और सैंक्शन बाय द प्रॉमिस. द परफॉर्मेंस ऑफ promise may be made in a manner or at any time within the promise prescribed or a sanction. A and B mutually indebted, A and B settled an account by setting off one time against another, and P base A pays A the balance found to be due from him upon such settlement, the amount to be payment of A and B respectively of the sum which they own to each other. It's a very simple. देखिए ना, इसमें क्या है, आप इसमें सिंपल सा एक वर्ड यूज कर सकते हो, सेटल, सेटलमेंट या सेट ऑफ. हम अकाउंट्स में एक वर्ड यूज करते हैं, टैक्स में एक वर्ड यूज करते हैं सेट ऑफ, राइट? वही यहाँ पे आप यूज कर लीजिए. देयर इज अ देयर आर टू पर्सन ए एंड बी. ए ने बी को देने हैं 1000, बी ने ए को देने हैं 800. ओके जी, ये इन दोनों का एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के टुवर्ड्स पेमेंट ड्यू है, राइट? तो आप सेट ऑफ कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? एज पर सेक्शन नंबर 50 कहता है, ठीक है भाई, अब यहाँ पे बी ने 800 देने थे, ए ने इसको 1000 रुपीज देने थे, तो सिंपल सी बात है, ए यहाँ पे 200 रुपीज
पे कर देगा, किसको पे कर देगा, बी को पे कर देगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे रिजनेबल डिडक्शन कर दिया है, सेट ऑफ कर दिया है इस तरह से, राइट। सो दिस इज अलाउड एज पर सेक्शन नंबर 50। अगर देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट को इजी बनाया गया है, ऐसा नहीं है बी बोलेगा नहीं 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 तो पहले मुझे 1000 दे, फिर ए बोलेगा नहीं तो मुझे 800 दे। अरे बाबा सिंपल है ना, आप इसका सेट ऑफ करा लीजिए, राइट। सो एज पर सेक्शन नंबर 50 हमें सेक्शन में, इस सेक्शन में सेट ऑफ अलाउड है, ठीक है। अब देखो अगर हम टैक्स की बात करेंगे, टैक्स में जाके तो वैसे ही हमें सेट ऑफ अलाउड हो ही जाएगा, बट कॉन्ट्रैक्ट में भी हम यहाँ पे इसको सेट ऑफ, पेमेंट्स में सेट ऑफ अलाउड होता है, राइट। वो ऑलरेडी हमने ये चीज इसमें लिख दी है। सो एज ऑफ नाउ हमने क्या किया है, हमारा सेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था आई थिंक 46 से, टाइम एंड प्लेस के ऊपर था। 46, 47, 48, 49, 50 5 सेक्शंस है। पांचों सेक्शंस में अगर घुमा फिरा के बात देखी जाए यही दी गई है, टाइम एंड प्लेस जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम एंड प्लेस पे चीजों को डिलीवर करना है, राइट। प्रोमिसर को डिलीवर करना है। अगर आपने चीज को, किसी भी कमोडिटी को, कोई भी डिलीवरी को आपने रीजनेबल टाइम रीजनेबल प्लेस में डिलीवर नहीं किया है तो प्रोमिसी के पास पूरा राइट है उसको रिजेक्ट करने का, राइट, उसको रिफ्यूजल करने का। हमारा जो सेक्शन नंबर 38 था यहाँ पे भी लिंक होता है, 38, 39 यहाँ पे भी लिंक होते हैं। एज सच वैसे 39 ही ज्यादा लिंक होता है, 39 का पॉइंट इसमें नहीं आएगा। 38 लिंक होता है कि भाई हम प्रोमिसी को यहाँ पे राइट दे देते हैं रिफ्यूज करने का। कब दे देते हैं, जब आपने कोई चीज की डिलीवरी नहीं की है टाइम से, विद इन टाइम नहीं की है, एट द स्पेसिफाइड प्लेस नहीं की है, ठीक है। और 50 सेक्शन थोड़ा सा हमने एक डिफरेंट ले लिया इसमें। 50 सेक्शन में हमने क्या बोला है कि भाई परफॉर्मेंस, आप जब भी किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आप पेमेंट की यहाँ पे सेट ऑफ करा सकते हैं। पेमेंट पे झगड़ा करने का, डिस्प्यूट करने का कोई पॉइंट होना नहीं चाहिए, राइट। सो हमारा 46 to 50 सेक्शन बड़े आराम से, प्यार से आई थिंक हमें समझ में आया है। देन वी आर मूविंग विद द सेक्शन नंबर, यस, अब हम आगे के अपने सेक्शंस पे चलते हैं। 51 से हमारे सेक्शन स्टार्ट होते हैं, दैट इज दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। ये थोड़े से और इंटरेस्टिंग सेक्शंस हैं, इजी हैं, पर अगर हम अपने स्टडी मटेरियल से देखते हैं, नोट्स से देखते हैं तो थोड़े से हमें डिफिकल्ट लगते हैं, बट हम क्लास में करेंगे हमको बहुत इजी लगने वाले हैं। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सेक्शन नंबर 51 to 58, राइट। सबसे पहले देख लें रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मीनिंग क्या होता है। This is reciprocal promise. This has been defined under section 2 subsection F. ये क्या है, promise which form the consideration or the part of consideration for each other are called the reciprocal promise. Reciprocal promise क्या है, in the another way you can say promise के ऊपर promise, right, वादा के ऊपर वादा, right। आप अपने promise को निभाएंगे तो दूसरे की भी obligation बनती है उस promise को निभाने की, लेकिन दूसरे की ऑब्लिगेशन कब स्टैंड होगी, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस पहले निभाएंगे, राइट। एक ने अगर अपनी परफॉर्मेंस कर दी है, एक पार्टी ने अपने काम को कंप्लीट कर दिया है, दूसरे की ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिकली स्टैंड हो जाएगी। सो दिस इज द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, राइट। सो रेसिप्रोकल प्रॉमिस को एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन के चैप्टर में ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। कंसिडरेशन आपका बेनिफिट भी हो सकता है, मनी टर्म भी हो सकता है, दोनों चीजें होती हैं। कंडक्ट भी होता है, आपका मनी कंसिडरेशन भी होता है, राइट। So promise which form the consideration or the part of consideration for each other are called the reciprocal promise. Promise along with the promise, right? चल, now we are moving. अब ये sections क्या है, तो सबसेक्शन F में तो सिर्फ रेसिप्रोकल का प्रॉमिस था, रेसिप्रोकल प्रॉमिस की डेफिनेशन थी। अब 51 से लेके 58 तक क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके ऊपर है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे निभाया जाएगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे परफॉर्म किया जाएगा, अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब चीजें हमारे सेक्शन नंबर 51 से 58 तक है, राइट। ओके, सो सेक्शन 51 क्या है, एक बार इन सेक्शंस को मैं जरा सा पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम इसके डिस्क्रिप्शन में चलेंगे जो हमने नोट्स में दिया है। अगेन मैं बोलूंगी ये सेक्शन, दीज आर वेरी सिंपल सेक्शंस, इसको आप सेक्शन नंबर याद कर लीजिए, इसका हेडिंग याद कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, दैट्स इट, आपका काम हो गया फिनिश, राइट।
सो फर्स्ट सेक्शन क्या है, प्रॉमिस नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस द रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। ये तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म। भाई प्रॉमिसर तब तक बाउंड ही नहीं है परफॉर्म करने के लिए जब तक रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी ही नहीं होता भाई काम करने के लिए। ठीक है, चलो इसको वन बाय वन इसके डिस्क्रिप्शन के साथ ही पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सेक्शन नंबर 51 क्या कहता है, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, प्रॉमिसर रेडी नहीं है परफॉर्म करने के लिए, बाउंड नहीं है, प्रॉमिसर बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए अनलेस, अनलेस क्या होगा, अनलेस द रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, रेडी है और विलिंग टू परफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, देखो इसकी प्रोविजन को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत हमें होती नहीं है अगर हमें इसके हेडिंग से ही समझ में आ जाए और सीधा आप इसके इलस्ट्रेशन पे जा सकते हो। लॉ में बहुत इजी है चीजें, हम डिफिकल्ट बना लेते हैं क्योंकि हम उसको प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो डिफिकल्ट हो जाती है। अदरवाइज थिंग्स आर वेरी इजी एंड वेरी यू कैन से स्मूथ। अब इलस्ट्रेशन पे आ जाइए, आपको अपने आप स्टोरी समझ में आ जाएगी। A and B contract that A shall deliver goods to B to be paid for by B on delivery. A did not deliver the goods unless B is ready and willing to pay the goods on delivery. B did not pay for the goods unless A is ready and willing to pay the delivery. सीधी सी बात है भाई, दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है जी, दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। A ने उसको क्या करना है, कार की डिलीवरी करनी है, B ने उसको पेमेंट करना है 5 लाख 10 लाख जितना भी डिसाइड हुआ, सपोज 5 लाख की बात कर लेते हैं, हमें 5 लाख की उसने डिलीवरी करनी है। ए तब तक डिलीवरी नहीं करेगा, ए तब तक डिलीवरी नहीं करेगा या ए तब तक बाउंड नहीं है डिलीवरी करने का जब तक बी उसको पैसा दे नहीं देता है या पैसा देने के लिए रेडी नहीं होता है। ठीक है भाई, बी अभी नहीं दे रहा है बट रेडी है, 5 लाख रुपए लेके खड़ा है या 5 लाख का चेक लेके खड़ा है या वो बोल रहा है कि मैं तुझे 5 लाख कल देने वाला हूँ। रेडी तो हो, विलिंग तो हो। सो अगर तो बी ने यहाँ पे पूरी पेमेंट उसी टाइम पे कर दी है तो एक ही 100% वहां पे बाउंड हो जाता है वो डिलीवरी करने के लिए। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए तब तक बाउंड नहीं है, ए विल नॉट बाउंड, ए नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस तो रेसिप्रोकल जो प्रॉमिसी है रेडी नहीं है या विलिंग नहीं है पे करने के लिए। ठीक है जी, ये सिंपल सा हमारा सेक्शन था 51। ठीक है, ओके। अब हम 52 पे चलते हैं, बस इसमें यही है, 51 में यही है और कुछ है ही नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सेक्शन है ये। 52 में क्या है देखिए, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ऑर्डर, यहाँ पे अब ऑर्डर की बात हुई है। ऊपर जो बात हो रही थी वो हमने कार वाली डिलीवरी थी, कार तो बनी हुई है ना, उसकी डिलीवरी करनी है। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं वो ऑर्डर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वन पर्सन ए, ठीक है जी, उसने ना एक लैंड देखा है। ठीक है, उस लैंड में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है, राइट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है और इसको अपने 7वें माले पे 7th फ्लोर पे उसको घर खरीदना है। ठीक है, तो बी, देयर इज अ बी हु इज अ प्रॉपर्टी डीलर। ठीक है, वो प्रॉपर्टी डीलर है। सो यहाँ पे वो ए बी से मिलने आता है और कहता है कि ये जो बिल्डिंग अभी बनने वाली है ना, इसके 7th फ्लोर पे मुझे घर खरीदना है, राइट। तो यहाँ पे आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा, ए का जो परफॉर्मेंस है वो पहले होगा। ए ये नहीं कह सकता ऐसा है तुम पहले ऐसा मुझे बिल्डिंग बना के दिखाओ, मुझे उसमें घर दिखाओ, उसके बाद मैं तुमको पेमेंट करूंगा। ये ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे घर खरीदे जाते हैं, फ्लैट्स खरीदे जाते हैं, वहां पे कैसा होता है, पहले आप, ये ऑर्डर बेसिस पे है, ऑर्डर बेसिस पे है, आप ऑर्डर देंगे, आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद तो प्रॉपर्टी डीलर आपका उस हिसाब से वो घर आपके नाम पे अलॉट करेगा। हाँ, उसके बाद वो घर बनने शुरू होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑर्डर बेसिस पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखा भी है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स्ड प्राइस। A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it. यहाँ पे ए यहाँ पे जो घर खरीद रहा है उसको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, फिर बी उस चीज को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे ये रेसिप्रोकल के डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पे ये नहीं, बी ए ये नहीं बोल सकता है पहले तुम घर बना दो उसके बाद मैं तुमको पेमेंट करने वाला, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे पहले ए पेमेंट करेगा, देन बी का परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा। ओके, राइट। सो ये हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है जी,
अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, अपने 53 सेक्शन पे चलते हैं, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेक इफेक्ट। हाँ जी, ये क्या सेक्शन है, देखो इसकी इलस्ट्रेशन पे ही आ जाते हैं सीधा। क्या है, A and B contract that B shall execute some work for A for ₹1000, right? A and B दो पार्टीज हैं, ठीक है, A and B दो पार्टीज हैं, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या बात हुई है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बात हुई है, बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क, बी कुछ काम करेगा ए के लिए और ए उसको 1000 रुपीज देगा। बी इज रेडी एंड willing to execute the work accordingly, but now A prevents him from doing so. ए ही उसको प्रिवेंट कर रहा है, ए ही उसको रोक रहा है काम करने के लिए। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम voidable at the option of B, right? And he elects to rescind it and he is entitled to recover. यहाँ पे compensation stand हो जाता है बेटा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने अपने घर पे किसी को बुलाया है पेंट करने के लिए, पेंट का डिसाइड हुआ है कि जी हम आपको 5000 रुपये पेंटर को देने वाले हैं, आप हमारा पूरा घर पेंट कर दीजिए। अब पेंटर आएगा घर पे पेंट करने के लिए, आप तो घर तो आपको खाली करना पड़ेगा, आप उसको पेंट करने ही नहीं दे रहे हो, आप अपने रूम से नहीं हिल रहे हो, अपने रूम में उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो उसको पेंट करने के लिए, आप उसको वहां पे क्या कर रहे हो, उसको प्रोहिबिट कर रहे हो चीजों को, आप उसको करने नहीं दे रहे हो काम, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल है, जो आप उसको ये काम नहीं करने दे रहे हो, मतलब आप यहाँ पे प्रिवेंशन कर रहे हो, राइट। जो आपने अथॉरिटी, जो आपने काम उसको दिया है करने के लिए, वो रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए, बट आप उसको वहां पे प्रिवेंट कर रहे हो। सो उस केस में यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे अनदर पार्टी, बी पार्टी यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी हुआ है, राइट। सो बी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देगा, ठीक है। यहाँ पे बी के ऑप्शन पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन सकता है क्योंकि ये एग्रीव्ड पार्टी है और ए को यहाँ पे बी को कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने किसी को कोई काम करने के लिए असाइन किया है और बाद में आप खुद ही उसको प्रिवेंट कर देते हो, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एंड दैट पर्सन will claim the damages, will claim the compensation from you, okay. Then 54 section है, effect of default as to the promise which should be performed in contract consisting or reciprocal promise। इसके भी हम सीधा हम किस पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन समझ में आ गया आपको, इसका प्रोविजन खुद से समझ में आ जाएगा। देखिए, A hired B's ship to take in and convey from Calcutta to Mauritius a cargo to be provided। A ने हायर किया है भाई, क्या हायर किया है, B का शिप, ठीक है जी। यहाँ पे A ने हायर किया है B का शिप, यस, A ने हायर किया है B का शिप, ओके, टू टेक, उसने क्या करना है, ए ने हायर किया है बी के शिप को, कहाँ जाना है, उसने मॉरिशस जाना है, कैलकाटा से मॉरिशस जाना है, कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए। यहाँ पे कार्गो जो प्रोवाइड किया जाएगा ए ने करना है, ए ने यूज करना है। बी रिसीविंग अ सर्टेन फ्रेट फॉर इट्स कन्वेंस, बी इसके लिए अपने उस शिप को जो उसने ए को दिया है उसके लिए कोई फ्रेट कोई कन्वेंस तो चार्ज करेगा ना, बट ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो। उसने क्या किया, बी से शिप लिया और अपने यहाँ पोर्ट पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। एंड ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस एंड मस्ट टेक द कंपनसेशन टू बी। यहाँ पे अब आपने यहाँ पे वो शिप को यूज नहीं किया तो ये आपकी गलती है भाई, इसमें बी बेचारा क्या करेगा, बी को तो पूरा का पूरा अपना फ्रेट चाहिए, जो भी आपने उसने यहाँ पे रेंट आपसे ऑलरेडी डिसाइड किया था उसको पूरा चाहिए यहाँ पे, राइट। वो आपसे कंपनसेशन भी चार्ज करेगा या अपना, अगर आप यहाँ पे उसको पूरा फेयर नहीं देते हो तो वो आपसे क्या चार्ज करेगा, कंपनसेशन चार्ज करेगा, राइट। इसमें मिस्टेक किसकी है, ये मिस्टर ए की मिस्टेक है, बी की नहीं है उसमें, राइट। सो यही चीज यहाँ पे हमने लिखी है। इसके एक बार प्रोविजन को भी पढ़ लेते हैं जिससे आपको ये नहीं रहेगा कि हमने प्रोविजन नहीं पढ़ा। प्रोविजंस आर बिल्कुल सिंपल एंड प्रोविजंस के लिए एक और मजेदार बात है, दिस इज नॉट लाइक दैट कि आपको यही बिल्कुल लीगल टर्म्स आपको पेपर में लिखनी है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, राइट। When a contract consists of a reciprocal promise such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other party has been performed, the promisor of the promise last mentioned failed to perform it,
Such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make the compensation to the other party, right? इसको हमने एक और एग्जाम्पल लिखा है, वैसे इसका ये एग्जाम्पल देखिए, ये और सिंपल है। हमने क्या बोला है, देखिए, ए हायर अ टैक्सी फॉर द होल डे फ्रॉम ओला टू विजिट फ्रॉम पुणे टू नागपुर, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। ये आपके स्टडी मटेरियल से नहीं है, वो ऊपर वाला आपके स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल है। बेसिकली आपने ए ने यहाँ पे टैक्सी हायर की है ओला से, क्या करना है, पुणे से नागपुर जाना है। टैक्सी रीचेज ऑन टाइम, आपने बोला था भाई सुबह 5 बजे आ जाना, हमें पुणे से नागपुर जाना है। टैक्सी आपकी 5 बजे आपके डोर के सामने, आपके घर के सामने आ गई। एंड ड्राइवर रेडी टू ड्राइव बट ए डू नॉट वांट टू गो। अब ए कहता है ठीक है भैया तुम आ गए हो बट आई डोंट वांट टू। He sit in a taxi and said no need to go anywhere. Okay, then here A is liable to pay the compensation ना। अब यहाँ पे जो मिस्टर बी है, जो भी ड्राइवर है, जो मिस्टर ड्राइवर है, वो क्या कहेगा, ऐसा तो नहीं है कि तुमने मुझे यहाँ पे मंगवा लिया है, बुला लिया है, अब तुम मुझे को ओके बाय या यहीं पे बैठे रहो पूरा दिन। नहीं, आपको तो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है? यू हैव टू पे द कंपनसेशन। ओके, नाउ section number 55, effect of a failure to perform a fixed time in a contract in which the time is essential, right? यहाँ पे क्या है कि टाइम, जिन भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इंसेंशियल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट आपको विद इन अ टाइम परफॉर्म करना होता है। इफ यू आर अ फेलियर टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ टाइम पीरियड देन यू हैव टू पे द कंपनसेशन। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मुझे अम्ब्रेलास 1000 पीसेस ऑफ अम्ब्रेलास चाहिए बिफोर अगस्त, राइट, या बिफोर जुलाई, क्योंकि पता है जुलाई के बाद रेनी सीजन है, लेकिन आपके पास वो अम्ब्रेलाज आ रही हैं दिसंबर में, देन व्हाट इज द यूज, या उस टाइम पीरियड में आई ही नहीं, तो ऑब्वियसली ना अदर पार्टी हैज टू पे द कंपनसेशन। ओके, देन 56 सेक्शन क्या है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इस प्रोविजन को तो आई थिंक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अभी। क्यों नहीं पर जरूरत है? एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज ऑटोमेटिकली वॉइड। इसके ऊपर तो हमें अभी हम 4th यूनिट में आ चुके हैं, आई थिंक हमें बिल्कुल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1st यूनिट से हम पढ़ते आ रहे हैं। एग्रीमेंट, जो कि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो इम्पॉसिबल एक्ट करने को हो रहा है, राइट? आप ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हो कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, भाई कैसा, हाउ इज इट पॉसिबल? दैट एक्ट, दैट पर्टिकुलर योर एग्रीमेंट इज वॉइड, उसकी कोई भी लीगैलिटी नहीं है। ओके, देन 57 सेक्शन आता है आपका, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। हाँ जी, 57 और 58 सेक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इसमें सिमिलैरिटी भी है। क्या है? 57 सेक्शन कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो द अदर इलीगल थिंग्स। देखिए इसके फिर अगेन मैं बोलूंगी, इलस्ट्रेशन में चलते हैं। ए एंड बी एग्री दैट ए शैल सेल बी अ हाउस। ए यहाँ पे अपना घर सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है? बी को कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। ए अपना घर सेल कर रहा है जी, बी को कर रहा है। कितने का कर रहा है? 10,000 रुपए का कर रहा है। बहुत पुराने टाइम की बात है, राइट? अभी तो 10,000 का कुछ भी नहीं मिलेगा, घर तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं मिल सकता। सो बट बी यूजेस इट एज अ गैम्बलिंग हाउस, ही शैल पे 50,000 रुपीज मोर। ए कहता है मैं तुम्हें अपना घर देता हूँ 10,000 रुपए में, और अगर तुम मेरे इस घर को गैम्बलिंग हाउस बना दो तो मैं तुम्हें 50,000 और ऊपर से दे देता हूँ, राइट? ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो यहाँ पे 2 सेट बन गए। अब यहाँ पे अगर देखें हम, 2 सेट बन गए हैं। एक तो पहला है, ए और बी दोनों यही पार्टीज हैं। पहला है कि मैं तुमको अपना घर दे रहा हूँ, राइट, हाउस दे रहा हूँ। कितने का दे रहा हूँ जी? 10,000 का दे रहा हूँ, ठीक है? पहली तो ये कंडीशन हो गई है। फिर तुमने अगर इस हाउस को तुम गैम्बलिंग हाउस बना लेते हो, ठीक है, अगर तुम गैम्बलिंग हाउस बना देते हो, अगर तुम इसको गैम्बलिंग हाउस में कन्वर्ट कर देते हो, तब मैं आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मैं दूंगा आपको, ठीक है? ए कह रहा है कि मैं तुमको गैम्बलिंग हाउस बनाने के 50,000 रुपीज देने वाला हूँ। तो ये 2 कंडीशन है। सो यहाँ पे पहली ये वाली कंडीशन आ जाती है, दूसरी ये वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है? तो इसमें अभी अगर आप सिर्फ पहली कंडीशन के ऊपर जाते हैं, राइट, तो वो आपका वैलिड है, ठीक है? वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अगर आप सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को चूज करते हैं। अगर आप सेकंड कंडीशन को चूज कर लेते हैं तो वो क्या है? तो वो इनवैलिड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर हमने लिखा क्या है, देखिए
इसको एक बार हम कर देते हैं रब, सो दैट कि हम प्रोविजन को एक बार पढ़ लें, उसके बाद हम एग्जाम्पल को फिर देख लेंगे। Where a promise, reciprocal promise, first to do certain things which are legal, and secondly, under specified conditions, circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promise is a contract, and the another second is a void agreement. So यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A ने जो घर सेल करने का प्रॉमिस किया है, ऑफर दिया है 10,000 रुपए का, तो ये तो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड सेट ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ये हो गया वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट आप मत कीजिए, आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये चीज हमने ऑलरेडी भी डिस्कस की हुई है, अगर कोई चीज सेल होती है अंडर टू कंडीशंस एंड टू दैट कंडीशंस आर इनसेपरेबल, सॉरी सेपरेबल है, यहाँ पे ये सेपरेबल है। अगर तो सेपरेबल है तो आपका एक पार्ट हो जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे को आप वॉइड एग्रीमेंट बना दीजिए। अगर इनसेपरेबल है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है या वॉइड हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे लेकिन ये सेपरेबल है, राइट। ए उसमें डिसाइड कर सकता है, मिस्टर बी डिसाइड कर सकता है नहीं भाई नहीं, मुझे आपका गैम्बलिंग हाउस नहीं बनाना है, तो आपका जो फर्स्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका क्या रह जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, और दूसरे वाला वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा जिसको कि अवॉइड किया जा सकता है। ओके, सो ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के हमने दो पार्ट्स किए हैं। अब देखिए 58 सेक्शन में क्या है, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। क्या है, इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड द अनदर इज इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स्ड। A and B agree that A shall pay B 1,000 rupees. A कहता है B को कि मैं तुझे भाई 1,000 रुपए दूंगा, for which B shall pay, B shall afterward deliver, B को ना उसको डिलीवर करना है, क्या करना है, या तो राइस करना है या ओपियम करना है, स्मगल्ड ओपियम, दोनों में से एक चीज, कोई भी चीज तुम आके मुझे दे दो, मैं तुमको 1,000 रुपए देने वाला हूँ। सो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर द राइस। अब यहाँ पे ऑप्शन है, राइट, ये करो या ये करो। अब ऑल्टरनेट प्रॉमिस आया है, यहाँ पे ऑप्शन आई है, तो दोनों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी, राइट, दोनों में से तो एक चीज करनी पड़ेगी ना, तभी आपको 1,000 रुपए मिलने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसमें ऑल्टरनेट नहीं था, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स थे। सो दिस इज द डिफरेंस। सो यहाँ पे आपने क्या किया है, अगर आपने राइस डिलीवर किए, मतलब मिस्टर बी ने राइस डिलीवर किए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसने ओपियम स्मगल्ड ओपियम डिलीवर किया है तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, राइट। सो ये डिपेंड करता है अब मिस्टर बी की इच्छा पे कि उसको उसे क्या बनाना है, ठीक है। अगर तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे अगर तो उसने राइस डिलीवर कर दिए तो उस कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल ही वैलिड बन जाएगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर उसने उसको ओपियम डिलीवर कर दिया तो उसको हम वॉइड एग्रीमेंट की बास्केट में डाल देंगे। अगर आपको याद हो, फर्स्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैंने बोला था इट विल बिकम वेरी इजी अगर आप ये चीज समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने हर ट्रांजेक्शन को, हर इवेंट को एट द एंड किसी ना किसी बास्केट में डालना होता है, राइट। सो अब हमने ये जो है, अगर किसी ने आपको राइस दिया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बास्केट में चला गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अगर उसने आपको ओपियम दे दिया है, स्मगल्ड ओपियम हो गया है, तो वो कुछ ना कुछ तो उसने परफॉर्म किया, बट वो परफॉर्मेंस क्या हुआ, वॉइड एग्रीमेंट हुआ है, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 51 सेक्शन हमने यहाँ से 58 सेक्शन तक हमने ये सारे सेक्शंस कंप्लीट किए हैं, राइट। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 51 सेक्शन से किया था बेटा। ये हमारे सेक्शंस थे रेसिप्रोकल प्रॉमिस के ऊपर। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में हमने बोला सबसे पहले प्रॉमिसर बाउंड नहीं है अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता ही नहीं है। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस हमने बोला कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस में अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस की बात है तो पहले आप पेमेंट कर दीजिए, तभी करके आपका ऑर्डर होगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टी, अगर आपने कोई काम किसी को दिया है, खुद ही आप उसको रोक रहे हो, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अदर पार्टी आपसे कंपनसेशन भी चार्ज कर लेगी। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू प्रॉमिट विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्मेंस, राइट। यहाँ पे हमने क्या बोला था, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू प्रॉमिस विच शुड बी द फर्स्ट प्रॉमिस। यस, हमारा 54 वाला कौन सा एग्जाम्पल था, टैक्सी वाला। आपने किसी की टैक्सी आपने हायर की है और अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो उस केस में अनदर पार्टी विल चार्ज द कंपनसेशन। आप इसमें टैक्सी वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, मॉरिशस वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। देन इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं की है विद इन द एसेंशियल टाइम, अदर पार्टी विल क्लेम द डैमेजेस। ऑब्वियसली एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट है, बिल्कुल वॉइड ही है आपका कॉन्ट्रैक्ट, उसको तो हटा ही दीजिए, वॉइड एग्रीमेंट है।
रेसिप्रोकल प्रॉमिस में अगर दो चीजें हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल है, सेपरेबल हो सकता है, तो जो लीगल मैटर है उसको हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। जो इलीगल मैटर है उसको हम इलीगल एग्रीमेंट या वॉइड एग्रीमेंट बोल देंगे। ऑल्टरनेटिव में अगर आपने जो ऑल्टरनेट डिसाइड किया है अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पेरिफ्री में आता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज इलीगल मान लिया जाएगा, राइट। उसको अदरवाइज हम वॉइड एग्रीमेंट या इलीगल बोल देंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस तो हुआ लेकिन परफॉर्मेंस होके वो इलीगल कैटेगरी में आ गया है। तो आई थिंक आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया और क्या क्या हमको समझ में आ गया है। देखिए हमने आज की क्लास में आपका देखो ऑब्लिगेशन वी ऑलरेडी डन 37 to 45 सेक्शन ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं। टाइम एंड प्लेस 47 to 50 सेक्शन आज की क्लास में हुए हैं। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस आपको जो थर्ड पार्ट है यूनिट नंबर 4 का 51 to 58 वो भी हमने आज की क्लास में कर लिया है। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ पार्ट, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ओके देन, बाय टिल नाउ। ओके।